हज 2019 के लिए हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। अब 19 दिसंबर तक हज फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। कोटे से कम दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में ये दूसरी मरतबा तौसी की गई है। दीगर रियासतों की तरह ही मध्य प्रदेश के आज़मीन हज ने गुज़श्ता साल से कम तादाद में फॉर्म दाखिल किए हैं। हज 2018 के लिए मध्य प्रदेश से जहां 20,800 आज़मीन हज ने दरख्वास्त की थी, वहीं अब तक बमुश्किल 14,000 आज़मीन हज ने दरख्वास्त दाखिल की है। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की तादाद में आ रही कमी और हज एम्बार्केशन पॉइंट के खत्म किए जाने पर हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम ने मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के CEO दाऊद अहमद खान से खास बातचीत की। फॉर्म क्यों कम जमा हो रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के EO दाऊद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे दाऊद साहब, जो है तारीख बढ़ाई गई, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वो नंबर नहीं हासिल हो पाया जो पिछली बार था। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक 5 साल पॉलिसी थी जिसके तहत 2012 से 2017 तक की पॉलिसी में 4 साल से लगातार जो लोग अप्लाई करेंगे उनको चौथे साल में रिजर्व कैटेगरी में लाया जा रहा था, तो वो सीनियरिटी के लिए लोग अप्लाई करते थे। ये पॉलिसी, जो नई पॉलिसी अभी आई 2018-2021 वाली, उसमें उन्होंने ये पॉलिसी ख़त्म कर दी। तो उस वजह से एक बड़ा जो सेगमेंट है जो सीनियरिटी के लिए भरा करता था, उसने भरना बंद कर दिया, क्योंकि अब वो सीनियरिटी नहीं है। अब तो सीधा ये है कि अप्लाई कीजिए और कुरा होगा और उसके हिसाब से सीट मिलेगी। क्या ये भी मान लीजिए कि पहले मध्य प्रदेश की इंदौर से, भोपाल से आज़मीन हज जो है राष्ट्र प्रवास करती है, तब दोनों जगह से जो है वो मामला नहीं, इंदौर की तो उसको खत्म, भोपाल में आपकी चॉइस पर दिया जाता है। अब लोगों की फ्लाइट जो है मुंबई से होती है, क्या उसका भी असर पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये दोनों एम्बार्केशन पॉइंट जो थे ये इसलिए बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि इसको यूं कहना चाहिए कि अगर इंदौर से चॉइस मांग ली जाए और कम से कम 550 लोग इंदौर से जाने की बात करें तो फ्लाइट इंदौर से दी जाएगी। यही बात भोपाल के लिए भी है कि अगर 500 से ज़ाहिद लोग अगर हमसे कहते हैं कि हमें भोपाल से जाना है तो फिर फ्लाइट दी जाएगी। तो इस तरह की उसमें चीज़ें तो फॉर्म में कहीं नहीं ऑप्शन के तौर पर नहीं लिखी हुई है कि अगर ऐसा होता है तो आदमी न ऐसा कर लेंगे। नहीं, फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑप्शन मांगा है, ऑप्शन मांगा है, शहर नहीं दिए हुए हैं। तो एम्बार्केशन पॉइंट का अगर ऑप्शन मांगा जाता है तो आपके पास भोपाल और इंदौर दोनों थे, आप भर सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं भोपाल या इंदौर से, वरना आप बम्बई भर दीजिए तो आप बम्बई से जाएंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि बम्बई से अगर आप जाएंगे तो आपको जो किराया है उसमें फ़र्क रहेगा, तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये कम रहेगा, और भोपाल और इंदौर से वो किराया बम्बई की बनिस्बत 30 से 35 हज़ार रुपये ज़्यादा रहेगा। तो उसके बीच में आज की पोजीशन में हमारे पास कुल तकरीबन 14,700 के आसपास फॉर्म आए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि दुगने तो हो गए पिछले तोसी के बाद से, तकरीबन 7 से 8 हज़ार फॉर्म आए हैं। पिछले साल 20,800 फॉर्म आए थे, तो उस नंबर को अगर अपन देखते हैं तो उससे तकरीबन 6,000 फॉर्म कम है, और इसकी वजह मैंने आपको बता दी। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में आज़मीन हज ने फॉर्म तारीख में तौसी होने के बाद भी तकरीबन हमें देख रहे हैं कि फॉर्म भरा गया, जहाँ पे पहले 7,000 था, उसके बाद 14,000 फॉर्म भरे गए, लेकिन पिछले साल की जो तादाद थी 20,800, उस नंबर तक अब तक नहीं पहुँच पाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कैंपस में वाक़ मस्जिद को मुनहदिम करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में मस्जिद को मुनहदिम करने पर रोक लगाते हुए इसको असल हालत में कायम करने का भी हुक्म दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कैंपस में वाक़ई इस मस्जिद में वकला के अलावा यहाँ मुलाजमीन और अहलकार 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। लेकिन सन 2017 में एडवोकेट अभिषेक शुक्ला ने मफाद आम्मा की एक अर्जी में कहा था कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, लिहाजा इसको मुनहदिम कर देना चाहिए। कई समातों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मस्जिद को मुनहदिम करने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। 1981 में ये मस्जिद जो है वो पब्लिक मस्जिद हो गई। उन्होंने गेट बाहर से निकाल दिया, इसका पहले बंगले के अंदर से रास्ता था, बाहर से निकाल दिया। उसके बाद से मुस्तकिल 1981 से पब्लिक और हाईकोर्ट के मुलाजमीन, हाईकोर्ट के जजेस तक भी आते थे नमाज़ पढ़ने, और जितने अहलकार थे सब यहाँ नमाज़ पढ़ने आते थे। देखिए, ऑर्डर जो है ये अभी हुआ है 10 दिसंबर को,
इसमें इशू नोटिस किया है, यानी हाई कोर्ट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन था, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन था, बाकी और जो पार्टीज़ हैं उनको इशू नोटिस किया है और उसमें पार्टीज़ को डायरेक्ट किया है कि जैसी यथास्थिति यानी स्टेटस को मेंटेन करें मौके पर जो आज के। जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की मस्जिद एडवोकेट जनरल की इमारत के बगल में वाक़ है। इस मस्जिद का इंदराज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में मौजूद है। इसके अलावा इस मस्जिद में गुज़िश्ता 30 बरसों से बाकायदा नमाज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तनाई से मस्जिद इंतजामिया काफी खुश है। एक अनमेंटेनेबल PIL तासुब के आधार पर करी गई, इसको हटाने के लिए, और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस अनमेंटेनेबल PIL को इंटरटेन किया और काफ़ी लंबा इंटरटेन किया और उसके बाद इंसाफ नहीं किया, और इसका बेहद अफसोस हम लोगों को है। फिर इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोशिश ये करी कि दोनों फरीकैन मिलकर आपस में तय कर लें और एक रास्ता निकाल लें। उस पर हाई कोर्ट इंतजामिया तैयार नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से मस्जिद इंतजामिया को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल मस्जिद के इंहदाम का खतरा टल गया है। मस्जिद इंतजामिया को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इनको जल्द ही इंसाफ मिलेगा और मस्जिद को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वादा है कि 8 नवंबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद को मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को मस्जिद इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। शिवसेना मेंबर पार्लियामेंट ने राम मंदिर का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। पार्लियामेंट के अहाते में शिवसेना लीडरों ने एहतजाज किया। उनका कहना है कि बीजेपी ने वादा किया था कि हुकूमत में आने के बाद मंदिर की तामीर की जाएगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार राम के नाम पर सिर्फ सियासत करती है। मुल्क भर में वक्फ अराजियों पर नाजायज कब्जों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। इस ज़मन में गौर फिक्र के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से अहमदाबाद में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के कारकुनान मौजूद रहे। मीटिंग में 18 दिसंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर वक्फ जायदादों की बाजियाबी के लिए एक अजीमुशान धरना देने का फैसला किया गया। में बेदारी आई है कि उसकी वो प्रॉपर्टी जो उनके आबा और अजदाद ने उनके मिल्लत के फलाह बहबूद की एजुकेशन के लिए, गरीबों के पेंशन के लिए दिया था, उनको अब सही इस्तेमाल किया जाए और उसके लिए एक मिनिस्ट्री का बनना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी ख़ास करके यूथ प्रेसिडेंट से अपील है कि जंतर मंतर पे धरना हो रहा है, कल होकर के आपके गुजरात में भी धरना होगा और हिंदुस्तान के हर गोशे में धरने का इंतज़ाम किया गया है। 18 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पे जो धरना है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर, उसके लिए गुजरात से हम लोग यहाँ से जाएंगे और यहाँ की जो वक्फ प्रॉपर्टी के जो काम हैं, उनको जो रुके हुए हैं, जो प्रॉपर्टी कब्जा हुई है, उन सब डिमांड को वहाँ रखेंगे। धरने के अंदर मेमोरेंडम देंगे। दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नरेला में वाक़े लॉ कॉलेज के LLB के मजमून लॉ ऑफ क्राइम के सवालिया पर्चे में फ़िरक़ावाराना जज्बात को मजरूह करने वाला सवाल पूछा गया। सवाल पूछा गया है कि अगर एक मुस्लिम हिंदू तलबा की मौजूदगी में गाय को मारता है तो क्या ये जुर्म है? दिल्ली अक़लियती कमीशन के मुताबिक इस मामले में दिल्ली हुकूमत ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सख्त कार्रवाई की जरूरत है। बीजेपी ने इस मामले में हुकूमत की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जांच हर विषय की होती है, इसकी भी होनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ ये कोई साधारण विषय नहीं है। एक लॉ कॉलेज, वहां पढ़ाने वाले लोगों के पीछे कोई पर्पस है। वो एक बड़े विद्वान लोग होते हैं जो लॉ कॉलेज में पढ़ाते हैं, और अगर एक सरकारी लॉ कॉलेज में ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो सरकार की इंटेंशंस भी सस्पेक्ट होती हैं। जो आप देख रहे हैं किस तरह के सवालात हैं, ये तो सामने आ गए, लेकिन उसके पीछे जो होता है, जो कोई आदमी कुर्सी पे बैठ कर गलत काम करता है या किसी अपने जो मुलाजिमीन है उनसे गलत तरीके का सलूक करता है या जो पब्लिक उसके पास आती है उससे गलत सलूक करता है, ये सब उसी का नतीजा है कि ख़ास जहनीत फैलाई गई जिसमें बताया जाता है कि कुछ ही लोगों को इस मुल्क में हुकूक हासिल हैं, बाकी सब लोग जो हैं उनको कोई हक नहीं है, वो खामोशी से जो उन्हें मिले वो ले लें वरना खामोश रहें। राजस्थान असेंबली इंतखाबात इस मरतबा दिलचस्प रहे। इंतखाबात से कबल चुनाव को मजहबी रंग में रंगने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन आवाम ने सियासी पार्टियों की इस चाल को नाकाम बना दिया। यहां न योगी फैक्टर काम आया और न ही पोलराइजेशन की सियासत। जयपुर से पेश है हमारे नुमाइंदे अरबाज खान की खास रिपोर्ट।
राजस्थान की सियासत में इस बार नतायज के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन नतायज से एक बात साफ है कि सिर्फ मजहब की बुनियाद पर राजस्थान के अवाम ने सियासी रहनुमाई को नकार दिया है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल टोंक सीट है, जहां पर बीजेपी की जानिब से यूनुस खान अकेले मुस्लिम उम्मीदवार होने के बावजूद यहां के राय दहिंदगान ने सचिन पायलट को वोट दिया और सचिन पायलट ने यूनुस खान को 54,179 वोटों से शिकस्त दी। ऐसा ही माहौल चूरू सीट पर देखने को मिला, जहां राजेंद्र राठौड़ की सेकुलर शबीह ने उन्हें जीत दिलाई और रफीक मंडेलिया को उन्होंने हरा दिया, जबकि नागौर सीट पर हबीबुर रहमान हर बार जीते, हर पार्टी से जीते, लेकिन इस बार जब उन्होंने पार्टी बदली तो आवाम ने मोहन राम चौधरी को चुना। अकलियतों की सियासत। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया था टिकट, 15 में से 7 मुस्लिम उम्मीदवार जीते, जबकि 7 को शिकस्त हुई। बीजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार यूनुस खान को दिया था टिकट, यूनुस खान को सचिन पायलट ने हराया। बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार वाजिब अली ने भी जीत दर्ज की। राजस्थान में कुल 8 मुस्लिम उम्मीदवार पहुंचे असेंबली। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक समझे जाते हैं, राजस्थान के 20 असेंबली हलकों में सबसे ज्यादा 26 चुनावी रैलियों से खिताब किया, लेकिन 20 में से 16 असेंबली हलकों में योगी फैक्टर पूरी तरह नाकाम रहा और 14 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर नताइज एक तरफा होते तो ऐसा माना जा सकता था यहाँ पोलराइजेशन का फायदा हुआ है, लेकिन मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाली सीटों पर हिंदू उम्मीदवारों की जीत और हिंदू अक्सरियती आबादी वाली सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत ने पोलराइजेशन की सियासत को नाकाम बना दिया। मुस्लिम अक्सरियती इलाका, हिंदू उम्मीदवार की जीत। टोंक सीट यूनुस खान को शिकस्त, सचिन पायलट जीते। तुजारा सीट दुरू मियां को शिकस्त, संदीप कुमार जीते। चूरू सीट रफीक मंडेलिया को शिकस्त, राजेंद्र राठौड़ जीते। मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाली सीट नागौर से हबीबुर रहमान चुनाव हारे। मकराना सीट जाकिर गैसावत को शिकस्त, रूपाराम जीते। कोटा लाडपुरा सीट गुलनाथ को शिकस्त, कल्पना राजे की जीत। पुष्कर सीट नसीम अख्तर को शिकस्त, सुरेश सिंह रावत की जीत। चुनाव से कुछ रोज कबल तक ऐसा मान लिया गया था कि सियासतदान राजस्थान में इंतखाबात को मजहबी रंग में रंगने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन राजस्थान के अवाम ने खामोशी के साथ पोलराइजेशन की सियासत को मुस्तरद करते हुए मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया। योगी ने राजस्थान में 20 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव प्रचार किया, लेकिन 14 पर भाजपा हार गई। भाजपा ने अपने एकमात्र मुस्लिम फेस यूनुस खान को टोंक में उतारा, लेकिन टोंक की जनता ने बहुमत से सचिन पायलट को जिता दिया। ऐसे ही चूरू की जनता ने भाजपा के राजेंद्र राठौड़ को जिता दिया, तो नागौर के अंदर हमेशा जीतने वाले हबीबुर रहमान इस बार हार गए। राजधानी जयपुर की आदर्श नगर और किशनपोल जैसी ट्रेडिशनल हिंदू सीटों के ऊपर इस बार मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। राजस्थान की जनता ने इस बार साफ कर दिया है कि इस बार मजहब से ऊपर उठ करके मतदान किया गया है। कैमरा पर्सन सोहन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। अहमदाबाद की जामा मस्जिद से मुत्तसिल सुल्तान अहमद शाह बादशाह का मकबरा है, जहां आज अहमद शाह बादशाह का संदल बड़ी शान शौकत से मनाया जा रहा है। इस मौके पर अहमदाबाद के कांग्रेस मुस्लिम अरकान असेंबली ने 3 रियासतों में कांग्रेस की जीत की खुशी में सुल्तान अहमद शाह बादशाह के मकबरे पर चादर चढ़ाई। नीज 2019 लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की जीत के लिए दुआएं भी मांगी गई। इस मौके पर कांग्रेस अरकान असेंबली ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी तक मुल्क को तोड़ने का काम किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस कौमी एकता और भाईचारे के पैगाम को आम करती रहेगी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी मुनव्वर सलीम ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क़यादत को तब्दीली को मुल्क के लिए फालनेक से ताबीर किया है। चौधरी मुनव्वर सलीम का कहना है कि इन 3 रियासतों में मुल्क के मुतवस्सित तबके ने अपनी सियासी शऊर का वोटों के जरिए जिस तरह से पेश किया है वो काबिल कदर है और ये वाज़ेह हो गया कि मुल्क के जमहूरी निज़ाम को मफाद परस्त अनासर नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हिंदुस्तान के मध्य वर्ग ने और गरीबों ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का जो परिचय दिया है, उससे ये समझ आ गया कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को
कोई आंख नहीं दिखा सकता। और अब पेश है आज का बेसाख्ता। तक़सीम की आदत थी किसी काम न आई, जो उनकी सियासत थी किसी काम न आई। तक़सीम की आदत थी किसी काम न आई, जो उनकी सियासत थी किसी काम न आई। जहरीली जबानों ने भी नाकाम किया है, जहरीली जबानों ने भी नाकाम किया है। सदियों की हिमाकत थी किसी काम न आई। तक़सीम की आदत थी किसी काम न आई, जो उनकी सियासत थी किसी काम न आई। आलम इस्लाम इन दिनों आजमाइशों और साजिशों के दौर से गुजर रहा है। मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहें, दीगर मज़ाहिब के मानने वालों से अच्छे रवाबित कायम करें। मक्का मुकर्रमा में मुनक़्क़दा राब्ता आलमी इस्लामी 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया गया। पेश है मक्का मुकर्रमा से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर की खास रिपोर्ट। इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का मुकर्रमा में राब्ता आलमी इस्लामी की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है। मक्का के एक 5 सितारा होटल में मुनक़्क़िदा इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ लबनान के मुफ्ती डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ फ़ाइज़ दरियान के खिताब से हुआ। मज़हब इस्लाम के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में राब्ता आलमी इस्लामी की आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद ममालिक के मंदोबीन ने शिरकत की है। इफ्तिताई इजलास में सबसे ज़्यादा जोर अमन, इत्तेहाद, भाईचारगी पर दिया गया। दुनिया के मौजूदा हालात, मुस्लिम ममालिक को दरपेश चैलेंजेस, इस्लाम के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात, इन तमाम अमूर पर कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू हुई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अलावा हिंदुस्तान से भी मंदूबीन इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक रहे। इस आलमी कॉन्फ्रेंस को सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद की सरपरस्ती हासिल रही। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के खिताब को मक्का के गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल ने पेश किया। शाह सलमान ने अपनी तहरीरी खिताब में कहा कि कलमा तौहीद पर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। इख्तलाफात मौजूद हैं, उलमाए कराम इख्तलाफात के आदाब से वाकिफ़ करवाएं। शाह सलमान ने कहा कि उलमाए कराम पे बड़ी जिम्मेदारी है। इस्लाम के खिलाफ लगाए जाने वाली दहशतगर्दी और मुतासिबाना इल्ज़ामात का जवाब देने की जिम्मेदारी उलमा पर है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के उलमाए कराम ने शिरकत की और इस्लामी उसूल और उखुवत की बुनियाद पर सऊदी अरब हुकूमत के साथ खड़े होने का ऐलान किया। उलमा ने अपील की कि मुसलमान अपने मसलकी इख्तलाफात और ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखें। इजलास में हिंदुस्तान से जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस असगर अली इमाम मेहदी, वाराणसी के जामिया सल्फिया के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला सऊद और दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की। मक्का मुकर्रमा में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस जारी है। राब्ता आलमी इस्लाम के तहत मुनक़दा इस कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद ममालिक के मंदोबीन ने शिरकत की है। हिंदुस्तान से भी बड़ी तादाद में उलमाए कराम और दानिश्वर इस कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। इस पूरी कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि आलम इस्लाम में अमन और इत्तेहाद के क़याम के लिए कोशिशें की जाएं और साथ ही दीगर ममालिक और इस्लामी ममालिक में एक भाईचारगी और एक खुशगवार फिजा कायम हो। कैमरामैन शेख मोहम्मद अफजल के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, मक्का मुकर्रमा। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी मुंबई में हो रही है। मुकेश अंबानी के घर इंटेलिया को फूलों और कुमकुमों से सजाया गया है। बाराती और मेहमान इंटेलिया पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इंटेलिया की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेहमानों का तांता लगा है। मुख्तलिफ शोबे हयात की सरकर्दा शख्सियात शादी की तकरीब में शरीक हैं। दुल्हन ईशा के भाई अनंत और आकाश अंबानी भी घोड़े पर सवार इंटेलिया के बाहर नजर आए। मुकेश अंबानी मेहमानों का इस्तकबाल करते दिखाई दिए। बैंड बाजे के साथ दुल्हन के चचा अनिल अंबानी भी नजर आए।